मम्मी ये सीरियल में जो लड़की पुलिस वाली बनी है ना, भैया के लिए हम बिल्कुल ऐसी ही दुल्हन लेकर आएंगे। क्या पर्सनालिटी है सच में, 2-4 को तो ऐसे ही उठक कर पटक दे। अरे चुप कर तू, मुझे नहीं चाहिए ऐसी परकटी मर्दानी बहू जिसे देखकर यही समझ में ना आए कि हम बहू लाए हैं या दामाद। मैं तो ऐसी बहू लाऊंगी जिसके कमर तक नागिन की तरह लहराते लंबे बाल हो। जब वो पायल पहनकर छम छम करके चले ना, तो मोरनी की लचक भी उसके सामने फेल हो जाए। बोले तो फूल झड़े और हंसे तो घर महक जाए। मम्मी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप कुछ ज़्यादा ही हो रहा है? अरे बहू ढूंढ रही है या शायरी लिख रही है? ऐसी बहू आपको इस जन्म में तो मिलने से रही। अरे मिलेगी कैसे नहीं, अपने बेटे के लिए मैं उसे पाताल से भी ढूंढ कर निकालूंगी, लेकिन अप्सरा जैसी दुल्हन ला कर रहूंगी। मुझे लगता है इस जन्म में तो हमारा साथ भगवान ने लिखा ही नहीं है, अगला जन्म मिला तो देख लेंगे। क्या बकवास कर रहे हो? क्या हुआ है, कुछ बताओगे? दिव्या, तुमने अपना हुलिया देखा है? मेरी माँ कभी भी तुमसे मेरी शादी नहीं करवाएगी और घर वालों के खिलाफ जाकर मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। अरे लेकिन अचानक से ऐसी क्या खराबी हो गई मेरे हुलिये में? आज तक तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी लगती थी। मेरी जान, मुझे तो तुम अभी भी अच्छी लगती हो। मेरी बॉडी बिल्डर नेशनल चैंपियन, मुझे गर्व है तुम पर। लेकिन मेरी माँ है ना, उनकी आदर्श बहू की डेफिनेशन सुन लोगी तो तुम भी क्विट कर लोगी। अच्छा, ऐसा क्या चाहिए उन्हें अपनी बहू में? मेरी माँ को कमर तक चोटी लटकाने वाली बहू चाहिए, जो मोरनी की तरह मटक मटक कर चले, फूलों की तरह नाजुक हो, जो बोले तो फूल झड़े। तुम बताओ, तुम्हारे अंदर इनमें से कोई एक भी गुण है? तुम पूरा दिन जिम में बिताने वाली लड़की हो, तुम्हारे अंदर नजाकत का ना भी नहीं है। बाल तो तुम्हारे मुझसे भी छोटे हैं और बाजुओं में इतनी ताकत है कि किसी को भी एक थप्पड़ में धूल चटा सकती हो। और उन्हें छुई मुई सी बहू चाहिए। अरे भाई, तुम तो मुझसे भी ज्यादा मर्दाना हो। तो सिर्फ छोटे बाल और मर्दाना चाल के लिए तुम मुझसे ब्रेकअप कर लोगी? अरे कुछ तो तरीका होगा ना जिससे हम तुम्हारी मम्मी को कन्विंस कर सके। यार, मम्मी को कन्विंस करना इतना आसान होता तो मैं मुंह लटकाकर तुम्हारे सामने बैठा ना होता। बाल से ही दिक्कत है ना? बाल तो नकली भी लगाए जा सकते हैं। बाकी चाल और बोली सुधारने की मैं कोशिश करती हूँ। बस तुम जाकर ना मम्मी को बताओ कि तुमने उनके लिए बिल्कुल वैसी ही बहू ढूंढ निकाली है जैसी उन्हें चाहिए थी। बाकी सब मैनेज हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। हम कल से ही ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। अगले दिन समर और दिव्या बाजार जाकर एक लंबे बालों वाली विग, साड़ी और ऊंची हिल वाले सैंडल खरीद कर ले आते हैं। सबसे पहले तो तुम्हें ये पैंट शर्ट छोड़कर साड़ी पहनने की आदत डालनी होगी और ये स्पोर्ट्स शूज की जगह हील वाले सैंडल पहनकर चलने की प्रैक्टिस करो। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं अभी साड़ी पहनकर आती हूँ। दिव्या अंदर कमरे में जाकर साड़ी पहनकर बाहर आ ही रही थी कि उसका पैर साड़ी में उलझ जाता है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। मैंने कहा था ना, ये साड़ी सूट पहनना तुम्हारे बस का रोग नहीं है। अरे यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इतनी लंबी साड़ी बनाने की जरूरत ही क्या है? कितनी बार लपेटा मैंने, फिर भी चलते चलते पूरी की पूरी साड़ी खुल गई। अरे वाह रानी, ऐसे लपेटने से साड़ी नहीं पहनी जाती। तुम रुको, मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ, उसे देखकर सीखने की कोशिश करो। दिव्या बार बार वीडियो देखकर साड़ी पहनने की कोशिश करती है और आखिर में उसे साड़ी पहनना आ ही जाता है। देखा तुमने, आ गया ना मुझे साड़ी पहनना। आज तो मैं तुम्हें सुपर मॉडल की तरह हील्स और साड़ी पहनकर ट्रीट जाने वाली हूँ। दिव्या साड़ी तो ठीक से पहन लेती है, लेकिन पेंसिल हील को अंडर एस्टिमेट कर लेती है। जैसे ही वो हील्स पहनकर 2-3 कदम आगे बढ़ती है कि उसके पैर इम्बैलेंस हो जाते हैं और वो नीचे गिर पड़ती है। कर लिया इम्प्रेस? अरे यार, तुम मम्मी के सामने भी ऐसा ही करने वाली हो क्या? हील पहनकर नजाकत से पैर रखा जाता है, ऐसे टेढ़े मेढ़े कदम रखोगी तो धूल ही चाटनी पड़ेगी ना। अरे यार, इतने अच्छे अच्छे शूज मिलते हैं बाजार में, क्या शौक रहता है ये लड़कियों को ऐसी हील्स पहनने का। मेरे तो पाँव भी दर्द करने लगे हैं। अरे यार, टेंशन मत लो। देखो, एक बार बस शादी हो जाए, शादी के बाद हम लोग बैंगलोर सेटल हो जाएंगे, जहाँ तुम जैसे चाहे वैसे रहना। बस कुछ दिनों के लिए माँ को खुश कर दो, ठीक है? ठीक है। लड़कों की तरह छोटे बाल और पैंट शर्ट पहनकर आजाद पंछी की तरह रहने वाली दिव्या ने सास की कसौटी पर खरा उतरने के लिए हील और साड़ी पहनकर चलने की जमकर प्रैक्टिस कर ली थी। हाँ, वो बात अलग है कि ये सब सीखते हुए कितनी बार उसने अपना मुंह तुड़वाया,
इसकी तो कोई गिनती ही नहीं थी। खैर वो दिन भी आ गया जब समर अपनी माँ कांता के साथ दिव्या से मिलने उसके घर आता है। अरे वाह बेटा, सच में बहुत खूबसूरत हो तू। मैंने चाहा था मेरी बहू के कमर तक लंबे बाल हो, लेकिन तेरे बाल तो घुटने तक है। हाय, जब तू चलती है ना तो तेरी चोटी नागिन की तरह बल खाती है। तू देखना, ऐसी जोरदार रिसेप्शन पार्टी दूंगी ना मैं कि सारी बिरादरी देखती रह जाएगी। दिव्या बेटा, तू ऐसा करना, आज से ना रोज बड़ी सी काले रंग की बिंदी लगाया करना, ताकि किसी की नजर ना लग जाए तुझे। अरे मम्मी बस भी करो, कोई नजर नहीं लगा रहा है आपकी बहू को। जल्दी ही बड़ों के आशीर्वाद से दिव्या और समर की शादी हो जाती है और वो शादी करके समर के घर पहुंच जाती है। शादी के कुछ दिन बाद, समर थक गई हूँ मैं ये नकली जीवन जीते हुए। ये दिन भर भीगी बिल्ली की तरह नजरें झुकाकर जी मम्मी मुझसे नहीं हो रहा है। अब मुझे घुटन होती है यहाँ पर। अरे भाई, इसमें घुटन जैसी क्या बात है? हिंदुस्तान की 90% लड़कियां शादी के बाद ऐसे ही तो रहती है। तुम कोई अलग या अजीब काम तो नहीं कर रही हो? समर, हिंदुस्तान की 90% लड़कियां मेरी तरह पहलवान भी तो नहीं होती। अरे मुझे ऐसे रहने की आदत नहीं है। और देखो, तुमने वादा किया था कि बस कुछ दिन की बात है। यहाँ दिन पर दिन गुजरते चले जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। और सबसे बड़ी बात, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ, जिम नहीं जा रही हूँ। बस सुबह से लेकर रात तक पराठे बना बना कर खिला रही हूँ सबको। अरे पराठे खा खा कर तो मेरा मुंह भी पराठे जैसा हो गया है। मैं समझता हूँ दिव्या, लेकिन ज्वाइनिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है। तुम ऐसा करो, कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाओ। वहाँ जाकर तुम्हें ये नकली बाल और साड़ी पहनकर मटक मटक कर तो नहीं चलना पड़ेगा कम से कम। तब तक मैं कोशिश करता हूँ कि बैंगलोर का मैटर क्लियर हो जाए। अगले ही दिन दिव्या माँ की तबीयत ठीक न होने का बहाना बनाकर अपने मायके चली जाती है। मायके में, मम्मी मेरा प्रोटीन शेक खत्म हो गया है और अंडे भी नहीं है। बहुत दिन से मैंने अपनी प्रोटीन डाइट भी नहीं ली है। मैं बाजार से सब लेकर आती हूँ। दिव्या अपनी विग हटाकर पैंट शर्ट पहन लेती है और बिना चूड़ी बिंदी सिंदूर लगाए पापा की बाइक लेकर बाजार के लिए निकल जाती है। शीतल बेटा, मुझे जरा बाजार से कुछ सामान लेना है, मैं आती हूँ कुछ देर में। और कांता जी भी घर का सामान लेने के लिए बाजार की तरफ निकल जाती है। सारा सामान खरीदने के बाद जैसे ही कांता घर आने के लिए रिक्शा पकड़ रही थी, तभी उसे सामने से बाइक स्टार्ट करते हुए दिव्या दिखाई देती है। अरे यह कौन है? शक्ल तो इसकी बिल्कुल दिव्या जैसी लग रही है, लेकिन ये तो कोई लड़का लग रहा है। क्या चक्कर है भाई? इसे ही बुलाकर पूछती हूँ। कांता जोर से आवाज लगाती है, दिव्या। सास की आवाज सुनकर दिव्या चौंक कर कांता की तरफ देखती है, लेकिन रुकने की बजाय तेजी से बाइक स्टार्ट करके वो वहां से निकल जाती है। ये भगवान, ये क्या हो गया? लगता है मम्मी जी ने मुझे पहचान लिया। अब क्या होगा? सारे किए कराए पर पानी फिर गया। समर मुझे छोड़ेगा नहीं। क्या करूं क्या करूं, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। घर पहुंचकर, समर बेटा यहाँ तो आ जरा। क्या बात है मम्मी, क्या हुआ? अरे बेटा, अभी कुछ देर पहले मैंने बाजार में हूबहू बहू की ही शक्ल का एक लड़का देखा। वो बाइक चला रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है माँ? आपको ना जरूर कोई गलतफहमी हुई है। दिव्या तो इकलौती संतान है अपने माँ पापा की। उसका ना कोई भाई है ना बहन। आपको दूर से देखने में वहम हुआ होगा। बेटा, अभी तेरी माँ इतनी बूढ़ी नहीं हुई। अरे अपनी बहू को पहचानने में गलती कर दूंगी क्या? वही आंखें, वही चेहरा, वही नाक, बिल्कुल दिव्या ही थी। बस उसके सर पर ना बिल्कुल जरा जरा से बाल थे और पैंट कमीज पहना हुआ था। वो दिव्या का भाई ही था। जैसे ही मैंने दिव्या कहकर आवाज लगाई ना, उसने मेरी तरफ भी देखा और फिर उसके बाद बाइक स्टार्ट करके भाग गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? लगता है मम्मी ने बाजार में दिव्या को ही देख लिया और वो उसे दिव्या का भाई समझने की गलती कर रही है। क्या करूं, हम लोग तो बहुत बुरे फंस गए। अच्छा मम्मी, मैं ना अभी दिव्या को फोन करता हूँ, उससे पूछता हूँ, वही बताएगी कि ये सब क्या चक्कर है। सॉरी समर, मुझे क्या पता था कि बाजार में मुझे मम्मी जी दिख जाएंगी। तुमसे इतना भी नहीं हो पाया। कितनी बार समझाया था कि बस कुछ दिन की बात है, थोड़े दिन और ये नाटक कर लो, लेकिन तुम्हें बहुत जल्दी थी ना ये सब नाटक खत्म करने की। लो, हो गया तुम्हारा नाटक आज से खत्म। अब सबको सच बताते थे, उसके बाद या तो मुझे घर से निकाल देंगे या तुम्हारा और मेरा तलाक करवा देंगे। अब तुम सोच लो, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन तुम्हें ज्यादा सही लग रहा है? अरे मैंने बोला ना सॉरी, अब कितना सुनाओगे? अच्छा सुनो, मेरे पास ना एक आइडिया है। मम्मी जी को यही लग रहा है ना कि जिसे उन्होंने बाजार में देखा वो मेरा भाई था,
तो ठीक है ना, प्रॉब्लम क्या है? उन्हें यही बताते हैं कि वो मेरा भाई ही था। अच्छा, अब तुम्हारा भाई भी पैदा करवा दे। अरे भाई, अगर मम्मी ने उनसे मिलने के लिए कहा तो फिर बाकी की स्टोरी क्या सुनाओगी? तुम्हारी शादी में भाई क्यों नहीं आया था और आज तक क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा कोई भाई भी है? अरे वो सब मैं देख लूंगी, वो सब करने के लिए मेरे पास बहुत अच्छी कहानी है। तुम चिंता मत करो, मैं घर आ रही हूँ और मैं फ़ोन करके मम्मी जी से बात भी कर लेती हूँ। मम्मी जी, मैं कभी नहीं चाहती थी कि आपको ये सच पता चले कि मेरा एक जुड़वा भाई भी है जो हूबहू मेरी ही शक्ल का है। देखा, मैंने एक नजर में पहचान लिया था कि वो बहू का भाई है। अब तू मुझे ये बता कि तूने आज तक ये बात छुपा कर क्यों रखी? अरे जुड़वा भाई है तो है, और तेरे मम्मी पापा ने हमें इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? वो क्या है ना मम्मी जी, हम लोगों ने मेरे भाई पिंटू से सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए हैं और वो हमारे साथ हमारे घर में भी नहीं रहता। पापा तो उसे अपना बेटा ही नहीं मानते, इसीलिए उन्होंने आप लोगों को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। अरे बेटा, घर परिवार में छोटे मोटे झगड़े नाराजगी तो होती रहती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसको बेदखल कर दिया जाए। अच्छा ठीक है, तुम पिंटू को लेकर घर जाओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अरे मम्मी जी, आप क्या करोगे उससे मिलकर? मैंने बताया ना आपको, एक नंबर का गुंडा है, बात करने तक की तमीज नहीं है उसमें। दिव्या अपने भाई पिंटू को सास से न मिलने देने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कांता तो अपनी जिद पर आ गई थी कि उसे पिंटू से मिलना ही है। कुछ देर बाद कांता के दरवाजे की घंटी बजती है और उसके सामने खड़ा था पिंटू। नमस्ते आंटी, आपने मुझे बुलाया? आओ बेटा, इसे अपना ही घर समझो। क्या अपना घर मेरे नाम करने का इरादा है क्या, जो इसे अपना घर समझूं? वैसे मेरी बहन को इस घर में देखकर तुम्हारा मन नहीं भरता क्या, जो मेरे को भी इधर बुलाया? अरे बेटा, तुम तो नाराज हो रहे हो। ए गुलाबी लिपस्टिक, चल एक कप चाय और कड़क पकोड़े बना कर लेकर आ। मैं? तेरे को हिंदी समझता नहीं है क्या? येड़ी है क्या? मम्मी, मुझे ना ये पिंटू बहुत पसंद है, अब तो ये हमारा रिश्तेदार हो गया, आप इससे मेरी शादी की बात चलाओ ना प्लीज। अरे बहू को आने दे, बाद में बात करते हैं। कुछ देर बाद पिंटू वहां से चला जाता है और दिव्या वापस अपने ससुराल आ जाती है। भाभी, कितना तो अच्छा है आपका भाई, आप लोगों ने ना बिना बात ही उसे बदनाम करके रखा है। आप मेरे रिश्ते की बात चलाओ ना उनके साथ। है क्या? गुंडा मवाली है वो, उससे क्यों शादी करनी है तुम्हें? माँ जी समझाइए ना इसे। अरे जब इसे गुंडे ही पसंद आते हैं तो मैं क्या करूं, इसीलिए तो आज तक कंवारी बैठी है, और फिर कल को ये कोई बाहर का गुंडा मवाली पकड़ कर लिया है। इससे तो अच्छा है ना कि ये तेरे भाई से ही ब्याह कर ले। हाँ, आप ठीक कह रही हो माँ, मैं पिंटू से बात करता हूँ, मेरी बात नहीं डालेगा। अरे लेकिन ये कैसे हो सकता है? देखो, मैं समझ रहा हूँ कि तुम यही कहना चाहती हो ना, अगर पिंटू की शादी शीतल से होगी तो तुम इस शादी में शामिल नहीं होगी। अरे ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है। रात को कमरे में, अरे अब ये क्या नया तमाशा पाल लिया तुमने? अब मैं शीतल से शादी करूंगी क्या? सुनो ना, मेरे पास एक आइडिया है। अगले दिन माँ, पिंटू शादी के लिए मान गया है, बल्कि वो तो खुद ये शादी करना चाह रहा था। आज शाम को वो हमारे घर सगाई की अंगूठी लेकर आएगा। वो चाहता है कि हम सादगी से उसकी शीतल से सगाई करा दे। प्लान के मुताबिक दोपहर में ही दिव्या अपने मायके चली जाती है और शाम को पिंटू शीतल से सगाई करने के लिए उनके घर पहुंच जाता है। सगाई के बाद, ए गुलाबी लिपस्टिक, मेरे साथ घूमने चलेगी? मैंने होटल में कमरा बुक करा रखा है। जहाँ तुम ले जाओगी मैं तो खुशी खुशी चलने को तैयार हूँ। बहुत मोटी चमड़ी है इस शीतल की, होटल में जाने को भी तैयार होगी। ठीक है, कल मेरे को डिप्लोमेट होटल में मिलना, रूम नंबर 291। ठीक है। अगले दिन जब शीतल रूम नंबर 291 में पहुंची तो उसने देखा कि पिंटू वहां किसी और लड़की के साथ कमर में हाथ डाले बैठा था। अब इस रिश्ते को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। अरे वाह, ये होती है असली गुंडे की पहचान। तुम तो बड़ी दिलेर निकली। मंगेतर के सामने दूसरी लड़की का हाथ पकड़ने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती पिंटू। अरे मेरे राजा, तुम कहाँ छिपे हुए थे आज तक? आई लव यू लव यू लव यू सो मच। ये तो बहुत पहुंची हुई चीज है, चुड़ैल की तरफ पीछे पड़ गई है, किसी तरफ पीछा ही नहीं छोड़ रही। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पिंटू का एक्सीडेंट करवा के मार देते हैं। अब तो एक यही रास्ता बचा है। क्यों,
ठीक कहा ना मैंने? लेकिन ठहरिए, इस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। पिंटू की शीतल से सगाई के बाद दिव्या बहुत टेंशन में रहने लगी थी। एक दिन सुबह के समय, दिव्या बहू, और इतनी सुबह सुबह मम्मी जी मेरे कमरे में क्यों आ रही है? मेरी विग कहाँ है? दिव्या जल्दबाजी में टेढ़ी मेढ़ी विग अपने सर पर लगा लेती है। अरे बेटा, ये क्या हाल बना रखा है तूने? लगता है आजकल अपने बालों का जरा भी ख्याल नहीं रखती। ऐसा नहीं मम्मी जी, मैं ख्याल रखती हूँ ना। बेटा, तेरे बाल मेरी शान है। तो रख, मैं तेरे बालों में जैतून का तेल लगाकर मालिश कर देती हूँ। मालिश? नहीं, मैं मालिश नहीं करवा सकती। मेरा मतलब है, मेरे सर में ना दर्द हो जाता है चंपी से। अरे तो बैठ ना, मेरे हाथों से बड़े दर्द भाग जाते हैं। कांता दिव्या को जबरदस्ती बिठाकर उसके सर में तेल लगाने लगती है। जैसे ही वो चंपी करने के लिए बालों को जोर से रगड़ती, उसकी विग सास कांता के हाथों में आ जाती है। ये क्या हो गया? ये तो मम्मी जी, वो मैं आपको बताना नहीं चाह रही थी कि मेरे असली बाल नहीं है। मेरे असली बाल तो ये है। तो फिर वो पिंटू? अरे मम्मी जी, कोई पिंटू है ही नहीं। वो तो मैं ही पिंटू बनकर आपसे मिली थी। एक झूठ को छिपाने के लिए मुझे 100 झूठ बोलने पड़े और झूठ का पहाड़ खड़ा हो गया। हे भगवान, इसका मतलब मेरी बहू ही मेरा दामाद है। अरे कम वक्त, तो क्या जरूरत थी इतना नाटक करने की? अरे माँ, आपने ही तो इतनी लंबी लिस्ट पकड़ाई थी आदर्श बहू की। मैं क्या करता बताओ? सत्यानाश, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस मेरी बहू मिल जाए, मेरे लिए अब उतना ही काफी है। और मुझे समझ में आ गया है कि बहू की चोटी से नहीं, उसके गुणों से घर घर बनता है। अच्छा बेटा सुन, ये बॉय कट बाल बढ़ा करना, कम से कम कंधे तक तो कर ले, हैं? फिर बहू तो लगे कम से कम, नहीं तो फिर से तुझे पिंटू बना दूंगी। हाँ। अंकिता की पड़ोसन श्वेता उसकी हर चीज पर नकल करती। अरे श्वेता, आओ, कैसे आना हुआ? अरे भाई, मिठाई खाओ, हमने आज ही अपने घर में एसी लगवाया है। अरे यार, लेकिन एसी का तो बड़ा बिल आता है ना? हाँ यार, लेकिन गर्मी इतनी है तो क्या करे। ये भी है। मैं तो ना ये कूलर लेकर आई हूँ। दाम थोड़ा महंगा है, लेकिन बिजली का बिल किफ़ायती आएगा। और हाँ, इसकी ये भी खासियत है कि किसी भी कमरे में लगा दो। बात तो तुम ठीक कह रही हो अंकिता। और पता है, ये ब्रांड भी नया आया है बाजार में। फिर श्वेता की मिठाई उसी को खिलाते हुए कहती है, ये मिठाई तू खा अब कूलर की खुशी में। श्वेता घर आ जाती है और पति से कहती है, ए जी, मुझे ये एसी नहीं बल्कि कूलर चाहिए, वो भी उस कंपनी का जो अंकिता के घर लगा है। क्या पागल हो गई हो? अरे दुनिया एसी लगवाती है और तुम कूलर क्यों भला? क्योंकि कूलर को हम किसी भी कमरे में ले जा सकते हैं, उससे बिल भी तो कम आएगा। और तुम अपना मुंह बंद रखो। श्वेता नाराज हो जाती है और ना चाहते हुए भी पति को अपना नया एसी सेलिंग साइट में डालना पड़ता है। अगले दिन, अरे अंकिता, ये ले मिठाई खा। अरे वाह, तेरा घर तो शिमला बना हुआ है, इतनी ठंडी हवा। लेकिन अब ये हवा ना हमारे घर में भी फैलेगी। मैंने भी वही वाला कूलर ले लिया है। पर तेरा कूलर दिख क्यों नहीं रहा? अरे यार, कूलर से ना गर्मी कम ही नहीं हो रही थी। बजट तो था नहीं, कोई बेवकूफ अपना नया एसी बेच रहा था, वो भी कूलर के दाम में। तो क्या था, बस हम लोगों ने ले लिया। वो देख, एसी। अब तो श्वेता का मुंह बन जाता है। अरे ये क्या बोल रही है? तू तो बोलती थी कि कूलर ठीक रहता है, एसी से ज्यादा बिजली का बिल आता है। अरे यार, 2 महीने की गर्मी है, कहीं और से बचत कर लूंगी, लेकिन दिल्ली में शिमला फीलिंग भी तो ले रही हूँ ना। श्वेता की ही मिठाई उसे खिलाते हुए कहती है, तो ये ले, तू खा मिठाई एसी की। श्वेता को अंकिता की नकल करना महंगा पड़ता है, लेकिन कहते हैं ना, आदत तो आदत होती है, जल्दी नहीं बदलती। एक रोज, अरे अंकिता, बड़ा ही प्यारा सूट पहना है,
कहाँ से लिया मटेरियल? अरे यार, ये तो मेरी सास की अमानत थी, उनकी साड़ी। साड़ी पहन नहीं पाती थी तो सोचा सूट ही बनवा लूं। कम से कम मम्मी जी को ये तो शांति रहेगी कि मैंने उनकी दी साड़ी को यूं ही रखकर खराब नहीं कर दिया। अब क्या था, श्वेता भी साड़ी से सूट बनवाने की जिद पकड़ लेती है। हे भगवान, सारी अलमारी देख ली लेकिन कोई साड़ी नहीं मिल रही। अरे ये रही साड़ी। मम्मी जी की ना से ही मेरी तो है। तभी वहां उसका पति आ जाता है। अरे ये साड़ी तो वही है ना जो मैं तुम्हारे लिए बनारस से लेकर आया था। हाँ जी हाँ, इस साड़ी को पहनकर तो मैं पूरी दीपिका पादुकोण लगती हूँ। हाँ हाँ, सही बोल रही हो। ये साड़ी मुझे तुम पर बहुत ही प्यारी लगती है। लेकिन आज ये साड़ी पहनकर कहाँ चल दिए? अरे टेलर के पास इसका मैं सूट बनवाऊंगी, वो भी घेर वाला। अरे तो कपड़ा खरीद लो ना, साड़ी क्यों बर्बाद कर रही हो, और वो भी बिल्कुल नई। श्वेता पति की बात नहीं मानती और सीधे पहुंच जाती है टेलर के पास। और बहन जी, इस कपड़ा में सूट नहीं बनेगा, खिसक जाएगी सिलाई। अरे ज्यादा ज्ञान न बांटो, मैं भी सिलाई कढ़ाई जानती हूँ। अच्छा सा अस्तर लगाकर सूट बना देना। और हाँ, हमारे सोसाइटी की दिवाली पार्टी है शनिवार को, तो तुम मुझे ये सूट शुक्रवार को किसी भी हालत में दे देना, ठीक है? अब क्या था, पार्टी में श्वेता पहुंचती है और वो भी साड़ी का सूट पहनकर। अरे इतनी प्यारी साड़ी थी तेरी, उसका सूट बनवा लिया? अरे हाँ, वो मन किया तो बनवा लिया। अरे मन किया या फिर देखा देखी? श्वेता को गुस्सा आ जाता है। अरे देखा देखी क्यों? क्या मुझ में अकल नहीं है? क्या मैं फैशन सेंस नहीं रखती? तभी अंकिता के साथ खड़ी गीता बोल पड़ती है। लेकिन श्वेता, ये तो बनारसी कपड़ा है, इसका सूट बहुत ही सावधानी से पहनना, सिलाई ना बहुत जल्दी खिसकती है। लेकिन श्वेता कहाँ किसी की बात मानने वाली थी। वो जैसे ही शेकी बगाने के लिए हाथ उठाती है, जोर से सूट के फटने की आवाज आती है। चर्र। अब तो वहां खड़ी सारी औरतें हंसने लगती है। श्वेता भागकर सीधे अपने घर जाती है और रोने लगती है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जब पार्टी में तुम इसे साड़ी की तरह पहन सकती थी तो सूट क्यों बनवाया? नकल करके मैंने अंकिता की नकल की, जो कि मेरे लिए परेशानी का कारण बन गई। अरे अच्छी खासी साड़ी को मैंने बर्बाद कर दिया और सबके सामने खुद की हंसी भी उड़वा ली। चलो अब रोना बंद करो, कोई बात नहीं। अब से नकल मत करना, क्योंकि नकल वो लोग करते हैं जिन्हें अकल नहीं होती। तुम तो मेरी पढ़ी लिखी प्यारी सी बीवी हो, है ना? पति के मुंह से तारीफ सुनकर श्वेता खुश हो जाती है और कभी नकल ना करने की कसम खाती है। मम्मी जी, मैं बाहर जा रही हूँ, शाम को 8 बजे तक वापस आ जाऊंगी। इतना सज धज के तू कहाँ जा रही है? कल ही आपको बताया था ना, मेरी सहेलियों ने किटी पार्टी रखी है, बस उसी में जा रही हूँ। आग लगे ऐसी पार्टी को। अरे अपने पतियों को घर में छोड़ के तुम सब वहां मौज उड़ाओगी हैं? कैसी बातें करती हैं आप मम्मी जी? सबके पति ऑफिस में है, और अगर घर में भी होते तो क्या हुआ? पति भी तो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं ना। हाँ हाँ, और हम बूढ़े बूढ़ियों का क्या, हमें कौन पूछता है? ओफो, मैंने आपके लिए भी कॉलोनी में आंटी से बात की है। अगले हफ्ते आपको भी किटी पार्टी में जाना है मम्मी जी। खबरदार जो अगली बार ऐसा कहा। तुझे जहां जाना है जा, मुझे इन सब लफड़ों से दूर रख। अभी मैं चलती हूँ मम्मी जी, हम इस बारे में फुर्सत से बात करेंगे। आ गया तू? तेरी महारानी तो घर पर नहीं है, अब ये मत पूछना कि कहाँ गई है। हाँ माँ, वो किटी पार्टी में गई है, उसने बताया था। और तूने जाने दिया? वो भी तो मुझे अपने दोस्तों से मिलने ऐसे नहीं रोकती माँ।
फिर मैं कैसे रोक सकता हूँ? हाय राम, ये क्या पट्टी पढ़ाई है मेरे बेटे को। तब तक नेहा आ जाती है। देखा, अभी 8 बजने में 5 मिनट बचे हैं। मैंने कहा था ना, लेट नहीं होगा। हाँ, अब तुम चेंज करके जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। खाना बनाएगी तब तो लगाएगी। मैं खाना बनाकर ही गई थी मम्मी जी। हाँ हाँ ठीक है, जुबान मत लड़ा। अगले दिन मयंक, माँ जी के बर्थडे का क्या प्लान है? हर बार की तरह मैं माँ को उनकी पसंद की शॉपिंग करा दूंगा और हम सब बाहर चलेंगे डिनर करने। मैं सोच रही हूँ इस बार कुछ अलग करते हैं। माँ जी को सरप्राइज पार्टी देते हैं। माँ को ये सब पसंद नहीं है, पार्टी वगैरह। अरे मैं उनके फ्रेंड्स को बुलाना चाहती हूँ। देखो ना, उनका सर्कल कितना छोटा हो गया है। न किसी से बोलती है, न कहीं जाती है। घर में बैठे बैठे फालतू बातें सोचती रहती है। अरे माँ हमेशा से ही ऐसी हैं, उनके ज्यादा दोस्त नहीं हैं। तो अब बन जाएंगे। मैंने कॉलोनी में माँ जी की हमउम्र आंटी लोगों से बात कर ली है। वो लोग किटी भी करते हैं। क्यों ना इस बहाने उनकी दोस्ती शुरू करवाई जाए। सोच लो, फिर माँ का गुस्सा तुम्हें झेलना होगा। सोच लिया। तुम बस मुझे जो जो चाहिए वो ला कर देना। जो हुक्म बेगम साहिबा। श्श, श्श, कहीं माँ जी ने सुन लिया तो आज फिर जोरों के गुलाम का टैग मिल जाएगा। माँ जी, कल मंदिर में कीर्तन का कार्यक्रम है। मैंने सोचा आपको बता दूं। चल, तूने कुछ तो अच्छा किया, मैं जरूर जाऊंगी। पर आप ठीक 3 बजे पहुंच जाइएगा, वरना भीड़ में आपको जगह नहीं मिलेगी। हाँ हाँ, मैं तो 2 बजे ही पहुंच जाऊंगी। अरे वाह, फिर तो मुझे तैयारी का काफी टाइम मिल जाएगा। शांति मंदिर चली जाती है। मयंक, जो सामान की लिस्ट मैंने तुम्हें दी थी वो सब लेके 5 बजे तक घर आ जाना। पर माँ की सहेलियां कब आ रही हैं? सभी लोगों को मैंने 6 बजे का टाइम दिया है। तुम आओगे तो हम थोड़ी सजावट भी कर लेंगे। अच्छा, आता हूँ 5 बजे तक। शीला 6:30 बजे घर लौटती है। सरप्राइज! सरप्राइज! ओहो, ये सब क्या? आप लोग? उफ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझना बाद में माँ, पहले आ जाओ, केक काटो। दत्त, इस उम्र में ये सब क्या अच्छा लगता है? क्यों नहीं माँ जी, खुशियों की कोई उम्र नहीं होती। हाँ शीला बहन, अभी तो हम जवान हैं। सब हंसने लगते हैं। फिर नेहा सबको अपने हाथ से गर्मा गर्म पकोड़े और चाय सर्व करती है। हंसी मजाक करते करते चाय पानी पीते काफी समय निकल जाता है। अब हम चलते हैं शीला बहन, यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। अगले हफ्ते तुम सबको मेरे यहाँ आना है, ऐसी ही एक और यादगार शाम के लिए। हाँ हाँ, अपनी किटी पार्टी हम कैसे भूल सकते हैं। शीला बहन, आप भी आना मत भूलना। मैं तो। जी आंटी, माँ जी जरूर आएंगी। तो फिर कैसा लगा माँ? तूने इतना सब किया मेरे लाडले बेटे। अरे नहीं माँ, ये सब नेहा ने किया है। क्या? वैसे इसकी तारीफ करने का मन तो नहीं करता, पर सच कहूं, आज न जाने कितने अरसे के बाद मैं खुलकर हंसी हूँ। यही तो बात है माँ जी, यही तो है किटी पार्टी। आप सब हम उम्र सहेलियां आपस में हंसेंगी, बोलेंगी, दुख सुख बांटेंगी, एक दूसरे से अच्छी साड़ी पहनने की होड़ करेंगी, तो इससे आपका दिल भी लगा रहेगा और फिर आपको खुलकर हंसने के लिए इतने दिनों तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शायद तू सच कह रही है।
सहेलियां, दोस्तों की जरूरत तो सबको होती है माँ जी। कभी कभी घर वालों से दूर सिर्फ दोस्तों के साथ समय बिताने में कोई बुराई नहीं। सच कहा बेगम साहिबा। श्श, माँ जी। हाँ हाँ, ये तो है ही जोरू का गुलाम। सब हंसने लगते हैं। शिक्षा, किसी चीज को जाने बिना उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। माला की नई नई शादी हुई थी। वो ससुराल में सबको नए नए पकवान बनाकर खिलाती और सब बहुत खुश रहते। अरे माला, ये क्या, तू रोटी सब्जी बना रही है? माँ जी, कई दिनों से रोज इतना तेल मसाला खा रहे हैं, तो मैंने सोचा आज थोड़ा सादा खाना बना लूं। क्यों? ये तेल मसाला तेरे मायके से आया है क्या? मैं तो पूरी हलवा ही खाऊंगी, समझ गई? जी ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए पूरी हलवा बना दूंगी। ठीक है, और शाम को मैं दम आलू और कचौरी खाऊंगी, उसकी भी तैयारी कर लेना। जी माँ जी। अब कुंती रोज नई नई फरमाइशें करने लगी। सुन, कई दिन से मैंने छोले भटूरे नहीं खाए, आज शाम को खाऊंगी। पर माँ जी, मैंने आज शाम का खाना जल्दी बना लिया है। वो शाम को हमें बाहर जाना है ना, इसलिए। अच्छा, खुद बाहर जाकर चाट पकोड़ी खाएगी और मेरे लिए दाल रोटी बना के रख दी है? नहीं नहीं माँ जी, बहुत ही स्वादिष्ट गोभी की सब्जी भी है। हाँ हाँ, गला ही क्यों नहीं दबा देती एक बार में मेरा? बुढ़ापे में भी मैं अपनी मर्जी का ना खा पाई तो जीने का क्या फायदा? ऐसा मत कहिए माँ जी, मैं आपके लिए थोड़े से छोले भटूरे बना देती हूँ। कुंती खुश हो जाती है। अगले दिन, ये क्या है? ये एयर फ्रायर है माँ जी। इसमें खाना तलने में तेल घी का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। अरे ऐसे खाने में क्या स्वाद? इससे तो अच्छा कि आदमी भूखा ही रह ले। अरे माँ जी, इससे आप बिना सेहत की परवाह किए तले हुए भोजन के स्वाद का आनंद ले सकती हैं। ऐसे खाने में क्या आनंद और क्या देवानंद। तू अपने लिए ही बना ये सब, मेरे लिए तो अच्छे घी में तल के प्याज के पकोड़े बना दे। हाँ। पर माँ जी, इस तरह रोज रोज इतना तेल खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चल चल, मुझे ये सब मत सिखा, और जितना कहा है उतना कर। अच्छा, जैसी आपकी मर्जी। मोहन, मुझे लगता है आपको माँ जी से बात करनी चाहिए। किस बारे में? हमारी शादी को 2 महीने हो गए हैं। आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब माँ जी ने दाल रोटी खाई हो। इतना तेल सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है, वो भी इस उम्र में। अरे, माँ हमेशा से ही ऐसे ही खाने की शौकीन रही है। और कल तो तुमने रोटी और गोभी की सब्जी भी बनाई थी ना? बनाई तो थी, पर माँ जी ने अपने लिए अलग से छोले भटूरे बनवाए थे। अच्छा, तो अब से तुम उनका खाना एयर फ्रायर में बनाया करो। पर वो माने तब ना, कह रही थी उसमें बने हुए खाना और भूसे में कोई फर्क नहीं है। क्या? हे भगवान, माँ को कैसे समझाऊं कि ऐसा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है? कुछ सोचना तो पड़ेगा। अगले दिन कुंती शाम को 6 के बजाय 8 बजे सोकर उठती है। सामने मोहन, उसका डॉक्टर दोस्त राम और माला खड़े हैं। क्या हुआ? मैं अब उठ रही हूँ। और राम बेटा, तुम कैसे हो? बैठो बैठो। मैं तो ठीक हूँ आंटी, पर आप बिल्कुल ठीक नहीं है।
हाँ माँ, तुम सोकर नहीं उठी हो। तुम सोते सोते ही बेहोश हो गई थी। माला ने झटपट मुझे फोन किया और मैंने राम को बुलाया। क्या? मैं तो अच्छी भली कढ़ाई पनीर और कुलचा खा के सोई थी। मुझे क्या हुआ है? आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है आंटी जी, कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। हाय हाय, शुभ शुभ बोल, काल पोल बढ़े मेरे दुश्मनों का। अटैक आए उस कल मुही मीना को जिसने बचपन में मेरे बस्ते से काजू चुराए थे। मुझे क्या हुआ है? कालपोल नहीं, कोलेस्ट्रॉल माँ जी। ज्यादा तेल खाने से नसों में तेल जम जाता है और आपकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। अगर माला समय पर फोन ना करती तो आपकी जान भी जा सकती थी। क्या इस भरी जवानी में? तो अब मुझे क्या करना होगा? बस 2 महीने के लिए तेल घी बिल्कुल बंद। उसके बाद आपका टेस्ट करेंगे, फिर आप सीमित मात्रा में सब खा पाएंगी। 2 महीने मैं क्या खाऊंगी राम बेटा? मैं हूं ना माँ जी, आप जो कहेंगी मैं सब बनाऊंगी, बस बिना तेल का उपयोग किए। ठीक है, अब तू जो कहेगी वही होगा। इस घर में तेरा ही राज चलेगा। मुझे 2 समय का खाना तो दिया करेगी ना? अरे मेरी एक्टर माँ, ये माला नहीं डॉक्टर कह रहा है। हाँ हाँ ठीक है, समझ गई। अच्छा बेटा राम, क्या आज रात हलवा पूरी खा लूं? कल से तो जिंदगी दुश्वार होने वाली है। ठीक है, आज रात खा लीजिए, छूट है आपको। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, मेरी जान बख्श दी। जाने कहां से ये नाशपिटा काल पौल पीछे लग गया। पर तुमने ये किया कैसे? अरे मैंने राम भैया से पूछ के माँ जी की चाय में एक नींद की गोली डाल दी थी, इसीलिए वो रोज से ज्यादा देर तक सोती रही। वाह, मेरी अकलमंद बीवी। मानना पड़ेगा भाभी, आपका प्लान तो काम कर गया। अरे अपनी माँ जी को अपने हाथों बीमार कैसे हो जाने दूं? और सब हंसने लगते हैं। शिक्षा सेहत ही असली धन है।